पढ़ते हैं। अर्चना झा, क्या आप सोच सकते हैं कि कानून के दांव पेचों को उलझने और सुलझाने वाला एक एडवोकेट कवि हृदय भी रख सकता है? पर ऐसा है। हमारे एडवोकेट मुकेश आनंद जी कोर्ट कचहरी खेलने के साथ ही मैथिली और हिंदी दोनों के बड़े अच्छे कवि हैं। तो हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री मुकेश आनंद जी को। हरियाली को ओढ़कर दुल्हन बनी बहार, हरियाली को ओढ़कर दुल्हन बनी बहार, रिमझिम पड़ी फुहार में बही प्रीत रसधार, मिले सजनी से साजन खिली खुशियों से जीवन। आइए। पूर्णिमा जी लगातार हम लोगों को काव्य संध्या से जोड़ती रहती हैं और सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं औपचारिकता में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। समय वैसे ही वकीलों के साथ समस्या ये है कि लोग ये नहीं बोलते कि ये वकील है। कभी कभी भूल जाना चाहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जब मैं कविताएं लिखूं तो भूल जाऊं, ताकि वो आर्गुमेंट ना आ जाए। लेकिन जीवन को देखने का, अभी स्वस्ति जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पता नहीं कहाँ चली गई, वो अभी आ रही है जरा हाँ, काम से। कि हिंदी जो है वो ऑप्शनल है। 9वीं तक जरूरी है लेकिन ये ऑप्शनल है। तो हम लोग मैथिली में भी चर्चा करते रहते हैं कि मैथिली, हर भाषा में अपनी समस्याएं हैं, बंगाली में भी हैं, पंजाबी में भी हैं, कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो उसको आत्मसात नहीं कर पा रही है। अंग्रेजी और हिंदी से और बाकी जो भाषाएं हैं, जर्मन है या जैपनीज, वो सीखना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रही है। तो उसका हमने जो उपाय निकाला, जो मुझे लगा, या हम लोगों ने, जो विद्वत जन है, वो शायद आप लोगों को भी ये बात समझ में आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कविताएं तो चलती रहेंगी। असली है जो भाषा और संस्कृति अगर हमारी जीवित रहेगी, जो हमने पाया है वो हम अगर आगे नहीं दे पाएंगे तो ये हमारी विफलता होगी। और ये एक बहुत बड़ा संकट है जो हमारे सामने खड़ा है, हमारे घर में है। जो संप्रेषण की दिक्कत है कि हमारे बच्चे कहते हैं कि ये गंदा है, उनको ये नहीं पता ये कम है, ज्यादा है, गर्म है, ठंडा है, वो एक ही बात बोलते हैं। तो ये भाषा की समस्या है कि हम अपनी बातों को संप्रेषित नहीं कर पाते, कि रोटी सेकी जा रही है, सब चीजें बनाई जा रही हैं, कोई छाना जा रहा है, पकाया जा रहा है, आम को गोड़ा जाता था, अब हम नहीं जानते, पाल पे पकाया जाता था। तो हमारे पास कुछ ही शब्द बचे, पक गया, गंदा है, साफ है, अच्छा है, बुरा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बस एक ही है और उसकी जिम्मेवारी साहित्यकार पर है। क्या आप उच्च कोटि की रचनाएं रचें जो लोगों के लिए उपयोगी हो, क्योंकि जब तक वो उपयोगी नहीं होंगी तब तक उसका कोई लेने वाला नहीं है। क्योंकि ये यूटिलिटेरियन जमाना है, जिस चीज का उपयोग है वो चलेगा और जिस चीज का उपयोग नहीं है तो वो उपयोगिता हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो हम कोशिश करते हैं, एक स्त्री का जो देखने का ढंग है, मैं अपनी उस पे आता हूँ, और एक पुरुष का अलग ढंग होता है एक ही चीज को देखने का। कुछ चीजें स्त्रियां ही लिख सकती हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरुष ही लिख सकते हैं। तो कोशिश करते हैं कि जो हम ही कह सकते हैं वो बात कही जाए, क्योंकि जो सब कह सकता है तो कोई भी कह देगा। तो उसका मेरा प्रयास है। ये मूल जो कविता है वो मैथिली में है, तो मैं उसका एक अनुवाद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसमें ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये छंदबद्ध नहीं है। इसका शीर्षक है प्रशांत महासागर। सम्मानित मेघराज, यथोचित अभिवादन। परंतु हे माननीय, अट्टहास और गर्जन, तर्जन, कारी स्याह रूप, मेघ मंडली की सेना, मदमस्त चमकती हुई बिजली, वायु अश्व पर सवार, घमंड में चूर मेघराज, आपका जरा भी असर मेरे ऊपर नहीं होगा। आप क्या समझते हैं, मैं डर जाऊंगा? और क्या आपको लगता है मैं रावण हूं, कि मैं बाली हूं, या दुर्योधन या दुशासन हूं, जो सब जानते हुए भी गलत रास्ते पे चला जाऊंगा?
तो क्या मेरा चरित्र हरण हो जाएगा आपके उकसाने पर? आप कोई हमारे मंत्री नहीं है कि आपकी प्रशंसा में से मैं प्रसन्न हो जाऊं। मेरी चंचल चित्त मधुर भाषिणी प्रेमिका मुझसे रूठी हुई है और हम मृतप्राय हो गए हैं। हमारे शरीर का स्पंदन बहुत कम हो गया है और हमारी इंद्रियां सक्रिय नहीं हैं। आपको क्या होता है कि ये छितराए हुए काले मेघ हमारी प्रेमिका की जो बाल की राशियां हैं उससे अच्छी हैं? आपको क्या लगता है कि उसमें उलझकर मैं खो जाऊंगा? मैं उस जब केश राशि में खोता हूं तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे अंधकार भी दिखाई नहीं देता। आपकी जो ये बिजली है ये हमारी प्रिया की मुखमंडल की कांति, उसके सामने कुछ नहीं है। उस पर भी जब दंत राशि चमकती है तो एक प्रकाश प्रकट होता है और वो थोड़ी देर के लिए नहीं होता बिजली की तरह, वो बहुत देर के लिए चलता है। आपको क्या होता है कि आपके नीरस और बेस्वाद जल से हमारे शरीर और मन के ताप खत्म हो जाएंगे? कभी नहीं। वो उसके प्रेम के रस से ही सिक्त होते हैं। उसके सानिध्य के रसपान से मेरा मृतप्राय शरीर जीवंत हो जाता है। उसके सांस के उच्छ्वास से मैं आंदोलित हो जाता हूँ। साएं साएं करती हुई आपकी हवा मुझे कोई प्रभावित नहीं करती। आप आना जब हमारी प्रिया हमसे प्रसन्न होगी। आपका जीवन थोड़ा है लेकिन मेरी प्रिया का जीवन अनंत काल का है। साकार दिव्य स्वरूप में वो हर जगह निवास करती है। उसकी नूपुर की ध्वनि जब हमारे हृदय में प्रवेश करती है, कान में प्रवेश करती है, तो मैं जीवित हो जाता हूँ, फिर से हो जाता हूँ हृष्ट पुष्ट। तब आप आएंगे। नहीं, उसको आपसे डर नहीं लगेगा या कोई ईर्ष्या नहीं होगी। ईर्ष्या तो उससे होती है जो उससे बेहतर हो। आप उसकी शरण में जाना। वो तब आपके आगमन पर आपके गर्जन से डरने का अभिनय करते हुए आच्छादित कर देगी मुझे। आपके आगमन का इतना ही प्रतिफल होगा। तब हम हो जाएंगे प्रशांत, जैसे ईश्वर को प्राप्त करके जीव एक आकार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता सावन पे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस पर भी है। अपनी पुस्तक में से सुना दी। उसी तरह की है। बहुत मुश्किल है अब इस शहर में इत्मीनान से रहना। बहुत मुश्किल है इस शहर में अब इत्मीनान से रहना। अपने घर में भी रहना तो बस एक मेहमान से रहना। क्या पता कब कोई आए किसी को जलील कर जाए। क्या पता कब कोई आए किसी को जलील कर जाए। रईसों के लिए भी मुहाल है इस शहर में शान से रहना। सही। जान भी दे दो तो कहते हैं तेरी औकात क्या है। जान भी दे दो तो कहते हैं तेरी औकात क्या है। जुर्म है इस शहर में होकर किसी का दिल जान से रहना। सच बोलने वालों पे साहबो पुलिस की पैनी नजर है। सच बोलने वालों पे साहबो पुलिस की पैनी नजर है। मेरे शहर में रहना तो मेरी जान बड़े ध्यान से रहना। इस शहर के सारे फसाद की जड़ तू ही है इश्क। इस शहर के सारे फसाद की जड़ तू ही है मेरे इश्क। मुश्किल है तुझे देख लेना और फिर ईमान से रहना। मुश्किल है तुझे देख लेना फिर ईमान से रहना। बहुत बहुत दोनों कविताएं बहुत अलग, थैंक यू। जो इन्होंने पुरुष के नजरिए से मेघों का वर्णन किया वो तो वास्तव में गजब था। मजा आ गया और लगता है अभी अभी इश्क से लड़कर के आए। रेगुलर वकील है ना तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो